नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज आप लोगों की थर्ड क्लास है हिस्ट्री की और पिछली दो क्लासें हो चुकी हैं आप लोगों की हिस्ट्री की। तो जिन लोगों ने हिस्ट्री की दो क्लासें नहीं देखी हैं वो लोग देख लें। और आज थर्ड क्लास है तो चलिए देखते हैं थर्ड क्लास में। और पिछली दो क्लासों में जो पिछली क्लास में हुआ था उसमें हुआ था प्रागैतिहासिक काल, और आज इस क्लास में जो होगा वो होगा आप लोगों का आद्यैतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। पिछली क्लास में चला था प्री हिस्टोरिक पीरियड और इस क्लास में चलेगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो क्या पढ़ रहे थे? इतिहास, और इतिहास में क्लास है थर्ड। तो पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास में क्लास है थर्ड। तो पिछली क्लास में जो चला था वो चला था प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इस क्लास में जो चलेगा वो चलेगा आप लोगों का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। तो चलेगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो चलेगा आप लोगों का आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में देखते हैं, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में ही क्या आती है आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या आती है आद्य ऐतिहासिक काल में ही? क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। पिछली क्लास में बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता आती है। तो इसमें आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे इसमें आप? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पर डाल लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में ही सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक की मानी गई है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक की मानी गई है? तो ये मानी गई है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता मानी गई है ये 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक की मानी गई, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के 2500 वर्ष पहले से लेकर 1750 तक इतनी इसका रहा है काल, ठीक है। तो ये काल किससे निकाला गया है? C14, ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग से इसका ये कार्यकाल निकाला गया था। सबसे मान्यता जानना इसी को प्राप्त है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी को, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि सभ्यता शब्द ये जो यहाँ पर लगा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है। ये जो सभ्यता शब्द यहाँ पर लगा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है? तो सभ्यता का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में नंबर ऑफ पीपल के द्वारा जो कल्चर या संस्कृति अपनाई जाती है वही हमारी सभ्यता कहलाती है। किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लोगों के द्वारा जो संस्कृति अपनाई जाती है वही सभ्यता कहलाती है। तो सभ्यता का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सभ्यता का मतलब क्या हो जाता है? किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में लोगों के द्वारा जो अपनाई गई संस्कृति है वही सभ्यता कहलाती है, ठीक है। जो संस्कृति अपनाई जाती है वही सभ्यता कहलाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे सिंधु घाटी सभ्यता में कि इसमें क्या पढ़ना है। तो इसमें अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। तो इसे लिखेंगे, इसे भारत या भारतीय उपमहाद्वीप की, भारत या भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता कहते हैं। इसे भारत या भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है।
इसे और आगे क्या है इसका पॉइंट है, यह नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी है? नगरीय सभ्यता है। ठीक है, कैसी है? अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, नगरीय सभ्यता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा ये कि इसको, तो ये किसके लिए फेमस थी? ये अपने नगर नियोजन एवं जल प्रणाली के लिए, ठीक है, नगर नियोजन एवं जल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, नगर नियोजन, नगर नियोजन एवं जल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। ये अपने नगर नियोजन और जल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। अब जल प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ पर जल प्रणाली क्या थी? बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर सारी नालियाँ बनी हुई थी और जो यहाँ की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब समझते होंगे आप लोग, ठीक है। और जल प्रणाली, यहाँ पर जो नालियाँ थी वो एकदम व्यवस्थित तरीके से सारी ढकी हुई हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? सारी ढकी हुई हुआ करती थी और पानी निकलने की एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्था थी, ठीक है, नालियों के द्वारा। और जगह जगह पर मेन होज भी बने हुए थे जिससे कि नालियों को साफ करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो इसीलिए नगर नियोजन एवं जल प्रणाली के लिए ये प्रसिद्ध थी। किस लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन एवं जल प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। अच्छा, और आगे बात करते हैं क्वेश्चन। इसी सभ्यता के लोगों ने क्या किया था? टीन में क्या किया था? तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया था। इसी की सभ्यता के लोगों ने क्या किया था? तांबा में टीन मिलाकर कांसा या कांस्य बनाया था। ठीक है, इसी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर क्या बनाया था? कांसा बनाया था या कांस्य बनाया था यहाँ पर, ठीक है, कांसा या कांस्य बनाया था। अब बात कर लेते हैं आगे और इस सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं कि तांबा और प्लस टीन मिलाकर इसी सभ्यता के लोगों ने कांसा बनाया था। इसी वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, ठीक है, अभी आगे आगे पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे उन पर चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? ठीक है, तो ये आप लोग जान लीजिएगा कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम इसी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया था। इसी वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं इस सभ्यता से मिलने वाला पहला स्थल या फर्स्ट साइट क्या थी? पहला स्थल क्या था? पहला स्थल था हड़प्पा। इस सभ्यता से मिलने वाला पहला स्थल क्या था? हड़प्पा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, जब तांबे में टीन मिलाकर इसे कांसा बनाया सर्वप्रथम इस सभ्यता ने, तब इसका नाम पड़ा कांस्ययुगीन सभ्यता। अब जब इस सभ्यता का पहला स्थल हमको क्या मिला था? हड़प्पा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। तो इसको अब ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही बुलाया जाता है। किससे? तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता से ना बुलाकर अब इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता ही कांस्ययुगीन सभ्यता है, और भी इसके कई नाम हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। इधर यानी कि हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा का जो पहला साक्ष्य हमको मिला था, हड़प्पा स्थान का पहला स्थल जो मिला था इसका वो था हड़प्पा। और इसके जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ पर मिले थे और किसने सबसे पहले निकाले थे? तो इसके साक्ष्य कब मिले थे? सबसे पहले 18th सेंचुरी में
टीलो पेंथर नामक एक व्यक्ति थे। टीलो पेंथर नामक व्यक्ति ने खोजी। ठीक है, 18वीं सेंचुरी में टीलो पेंथर ने खोजी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य थे वो सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में टीलो पेंथर नामक के एक जो व्यक्ति थे उन्होंने इसके साक्ष्य निकाले। ठीक है, टीलो पेंथर। उसके बाद में क्या हुआ, 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति थे। 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसके यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त किए थे। ठीक है, हड़प्पा के जो थे, हड़प्पा स्थल के कुछ अवशेष प्राप्त किए थे। किसने? चार्ल्स मेसन ने। ठीक है, चार्ल्स मेसन ने। तो इन्होंने क्या किए थे, चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थल के अवशेष प्राप्त किए। ठीक है, ये याद रखना, हड़प्पा नामक स्थल से चार्ल्स मेसन ने अवशेष प्राप्त किए थे, कुछ फॉसिल्स। और 1826 में जब चार्ल्स मेसन ने इसके अवशेष प्राप्त किए थे, और ये बहुत अधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा अवशेष नहीं थे। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया गया, उस टाइम पर नज़रअंदाज कर दिया था। इन्होंने कुछ थोड़े ही अवशेष प्राप्त कर पाए थे, उसके बारे में थोड़ी ही जानकारी जुटा पाई थी। सो उस टाइम पर इसको नज़रअंदाज कर दी गई थी। अब आगे और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि इसके अवशेष और कहाँ से मिले, किस तरीके से आगे कहानी बढ़ी इसकी, वो बात यहाँ पर करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली ट्रेन चली। 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली ट्रेन चली, और ये ट्रेन किसने चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये कार्य स्टार्ट किया गया था। तो 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली ट्रेन की शुरुआत हुई। जो भारत की पहली यात्री रेल थी, ये कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी, जो 34 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, यानी कि 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, उसके बीच चली थी ये ट्रेन, चलाई गई। उसके बाद जब ये एक ट्रेन चलाएगी तो एक रिवोल्यूशन सा आया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ट्रेनें, जब ये एक ट्रेन चलाएगी उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारी ट्रेनें चलाने की तैयारियां की गई, और जो रेलवे का ट्रैक होता है वो बिछाया जाने लगा और जगह जगह के लिए। ठीक है, तो और जगह जगह के लिए रेलवे का ट्रैक बिछाया जाने लगा। जब ट्रैक बिछाया जा रहा था तो ट्रैक के रास्ते में जो भी टीले पड़ रहे थे उनकी खुदाई की जाने लगी, यानी कि समतल करने के लिए, जो जगह थी उसको समतल करने के लिए, ट्रैक को बिछाने के लिए उनकी खुदाई की जाने लगी। ठीक है, जब एक लाहौर से कराची के लिए रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, कहाँ से कहाँ तक के लिए, जब लाहौर से कराची के लिए रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे तो टीलों को समतल किया जा रहा था। ठीक है, जो ये टीले थे उनको समतल किया जा रहा था खोद खोद कर। तो उसी टाइम पर जो टीले समतल किए जा रहे थे उन्हीं के अंदर से बहुत सारे अवशेष मिले, हमको प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे जब अवशेष प्राप्त हुए, जब वहाँ से बहुत सारे अवशेष निकले, प्राप्त हुए, तो फिर क्या हुआ, 1856 में जब बहुत सारे अवशेष वहाँ से निकले तो क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने क्या किया, ये जो टीले खोदकर जो अवशेष मिले इन्होंने उनको इकट्ठा किया। क्या किया, ये जो अफगानिस्तान से लेकर कराची तक, वो सॉरी लाहौर से लेकर कराची तक ये जो टीले खोदकर समतल करके टीलों से जो अवशेष मिले उसको क्या किया, किसने इकट्ठा किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इकट्ठा किया। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनको इकट्ठा किया, फिर इन पर रिसर्च करना चालू किया, इनको इकट्ठा करके उन पर रिसर्च किया। ठीक है, उन पर रिसर्च चालू किया। तो और एक बात और है, इनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इनको भारत का क्या जाना जाता है? तो
इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन याद रखना बनता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो इन्होंने जब वो अवशेष प्राप्त किए, अवशेष प्राप्त करके उन पर रिसर्च चालू किया, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1899 से 1905 में एक वायसराय आया। 1805 से, इधर देखिए, 1805 से 1899 से 1905 में एक वायसराय आया। उसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। वायसराय कौन आया? लॉर्ड कर्जन। जब ये आया लॉर्ड कर्जन, ये क्या था? एक आर्कियोलॉजिस्ट था। ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट था। जब ये लॉर्ड कर्जन आया तो इसी के प्रयासों से 1905 में क्या किया गया? एएसआई का क्या किया गया? एएसआई एक विभाग बनाया गया, उसका गठन किया गया। एएसआई क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इसका क्या, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही एएसआई का गठन या विभाग बनाया गया। एएसआई का गठन या विभाग बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका क्या किया गया? तो इसको हिंदी में अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो 1899 से 1905 के दरमियान जो लॉर्ड कर्जन आया था, उसी के प्रयासों के द्वारा एएसआई का गठन किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। इसका चेयरमैन बनाया गया किसको? इसका जो चेयरमैन बना था उस टाइम पे, चेयरमैन बना था जॉन मार्शल। चेयरमैन बना था जॉन मार्शल। इसका चेयरमैन उस टाइम पे बनाया गया था जॉन मार्शल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? इसका हेडक्वार्टर था इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। हेडक्वार्टर था इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। ठीक है, तो सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है? कोलकाता में ही है। और क्या किया गया था? तो जॉन मार्शल जो थे, उनकी अगुवाई में जो भी अवशेष मिले थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो भी इकट्ठे किए थे, जिन जिन जगहों से अवशेष मिले थे, उनको क्या किया गया? उन जगहों पर, जिन जिन जगहों से अवशेष मिले थे, तो जॉन मार्शल की अगुवाई में उन जगहों पर खुदाई की जाने लगी। तो एक बार फिर से पूरा समझते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो एक बार समझिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। देखो, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता। 18वीं सेंचुरी में टीलो पेंथर ने इसके अवशेष खोजे, इसके, ठीक है, इसके साक्ष्य खोजे हड़प्पा के। 1826 में चार्ल्स मेसन ने अवशेष इसके, इन्होंने भी अवशेष प्राप्त किए, लेकिन अवशेष कुछ कम होने की वजह से उस टाइम पर इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो भारतीय पुरातत्व के जनक थे, इन्होंने क्या किया? जब कराची से लाहौर से कराची की जो ट्रैक बिछाई जा रही थी पटरी की, उस टाइम पर जो टीले खोदकर समतल किए गए थे, वहाँ से इन्होंने अवशेष प्राप्त किए। कुछ अवशेष जब इन्होंने वहाँ से प्राप्त किए और इन पर रिसर्च करना जब इन्होंने चालू किया, रिसर्च करने के बाद इनको भी कुछ उसमें लाभ नहीं हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? 1899 से लेकर 1905 के पीरियड में जब लॉर्ड कर्जन आया, वायसराय बन के इंडिया का, और ये आर्कियोलॉजिस्ट था, उसके बाद में क्या किया? इसके ही प्रयासों से एएसआई का गठन किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उस टाइम पे चेयरमैन बनाया गया जॉन मार्शल को इसका, और हेडक्वार्टर था इसका इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। उसके बाद में क्या हुआ? जॉन मार्शल की अगुवाई में जिन जिन जगहों पर खुदाई, जिन जिन जगहों पर अवशेष मिले थे, उन जगहों पर खुदाई स्टार्ट कर दी गई।
अब आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता कब खोजा गया? 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। 1921 में हड़प्पा की, यानी कि 1921 में हड़प्पा की खोज की गई, या 1921 में सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया। ठीक है, 1921 में सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया। और प्रेजेंट टाइम पर इसकी लोकेशन क्या है? प्रेजेंट टाइम पर ये पाकिस्तान में है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में कहाँ पर? लाहौर के पास एक जो मातगोमड़ी ज़िले में है। ठीक है, लाहौर के पास में एक जो मातगोमड़ी ज़िला पड़ता है उसमें। और इसकी खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा की खोज की किसने? दयाराम साहनी ने। उसके एक साल के बाद ही 1922 में क्या हुआ? 1922 में क्या हुआ? इसके एक साल के बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो इसकी खोज की गई। ये प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में ही है, कराची के पास लरकाना ज़िले में। ये भी पाकिस्तान में ही है, कराची के पास लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने या आर.डी. बनर्जी ने। ये दोनों स्थल कहाँ पर थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी सभ्यता में थे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों की कंप्लीट नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और आगे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भी कर दें कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी लगभग 3 क्लासों में ख़त्म हो पाएगी और भी अभी इससे आगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।